बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो, बिकॉज इसमें जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये क्या बोला है, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है और उस पर इतने सारे कंस्टेंट लगा रखे, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 कंस्टेंट लगा रखे हैं और बोला है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू निकालो क्या है। तो फिर वही कहानी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5। इस पे 2 पॉइंट खोजेंगे, तो कैसे खोजेंगे, एक बार x को 0 करके y निकाल लो, y को 0 करके x निकाल लो। तो x को 0 किया तो y 5 मिल गया, एंड y को 0 किया, तो x का वैल्यू -5/2। ये 2 पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पे x को 0 करेंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग पहले इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। फिर एक बार x को 0 करेंगे तो y क्या हो जाएगा 3, एंड y को 0 करेंगे, तो x का वैल्यू 1, तो 1,0। ये 2 पॉइंट आ गया। फिर ये 3 पॉइंट, एक और लीनियर इनइक्वालिटी दे रखा है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग पहले तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। एक बार x को 0 किया, तो y का वैल्यू क्या मिला हमें, -4, एंड y को 0 किया, यहाँ पे y को 0 किया तो x का वैल्यू क्या मिला, 6, तो 6,0। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, ये 3 लाइंस आ गए, उसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट आ गया। इसको हमने ड्रॉ कर लिया, देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। 1 मिनट के लिए इसको और इस लाइन को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है ना, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अभी देखो क्या है, पहला कहाँ से पास कर रहा है, 0,5 -5, ये देखो 0,5। इसको थोड़ा हम लोग ना आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको भी 1 मिनट, इसको ना नीचे करते हैं, इसको ऊपर, इसको इधर, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया। ठीक है ना, ये बना दिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 0,5 -5/2, 0, तो 0,5 तो यहाँ से पास कर रहा है। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, -5/2, 0। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, इसको भी ऊपर बढ़ाते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये देख लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसका हमने इक्वेशन ड्रॉ कर दिया। फिर क्या हमारा 0,3 1,0, 0,3 किधर गया, ये हो गया 0,3, ये हो गया 1,0। तो ये लाइन हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तीसरा लाइन क्या हमारा किससे, 0,-4 एंड 6,0, 0,-4। अगर तुम ऐसे बढ़ाओगे ना इसको यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 मिनट इसको सही से करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे तुम बढ़ाओगे x एक्सिस को, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,-4, ये हमारा 6,0, ये हमारा 6,0। इस लाइन का इक्वेशन ये हो गया। अब सबसे पहले तो तुम्हें इन तीनों का रीज़न देखना है, इसका रीज़न देखना है, इस लाइन का, मतलब इस लाइन का। तो इस लाइन पे क्या हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन को उठा के कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे ओरिजिन को, ये है ना 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 यहाँ डालोगे ओरिजिन को। तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, नहीं किया सेटिस्फाई, तो इसका रीज़न इधर हो गया, ऐसे एरो मार दिया इस पर, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर, ये भी ओरिजिन है, ओरिजिन डालेंगे 2x माइनस 3y, इस पर ओरिजिन डालेंगे इनइक्वालिटी में, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, कर गया सेटिस्फाई। तो इसके लिए इस लाइन, ये जो लाइन है इसके लिए ऊपर हो गया, ठीक है। अब कौन सा बच रहा है, ये वाला लाइन 2x माइनस 5, फिर ओरिजिन यहाँ डालेंगे यहाँ, तो क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, कर गया सेटिस्फाई, 0 तो -5 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब इसके लिए नीचे। अब तुम अपना दिमाग लगाओ, इस लाइन का ये, इस लाइन का ऊपर
और इस लाइन का नीचे, तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या आ रहा है? इस लाइन के लिए राइट साइड पे, इस लाइन के लिए इधर, और इस लाइन के लिए ऊपर। तो अभी तक कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये आ रहा है, देखो ये अभी आ रहा है, अभी तक कॉमन सॉल्यूशन रीजन ये आ रहा है। ये ठीक है, इस लाइन के लिए ऊपर है तो ये नीचे वाला हट गया, इस लाइन के लिए इधर है, ठीक है, और इस लाइन के लिए इधर है। तो ये हमारा अभी तक का रीजन आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर यहाँ ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा इधर, ये बाउंडेड आ रहा है ऐसे, देखो ऐसे, एक मिनट, इसके लिए नीचे, इसके लिए इधर, इसके लिए, तो ये भी आ रहा है ना, इसमें ये आ रहा है, ये पूरा, ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये भी आ रहा है पूरा, ये सब आ रहा है कॉमन सॉल्यूशन, ये पूरा आ रहा है, ठीक है। बट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो क्या करेंगे? अब उसके बाद फाइनल ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन, फाइनल ये आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्यूशन रीजन फाइनल। बाकी वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो बाहर था उसको हटा दिया, तो देखो क्या हमारा फाइनल रीजन सॉल्यूशन रीजन आ रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है ग्राफ में, देख लो, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रीजन ये आ गया, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन रीजन क्या हमारा अनबाउंडेड है, ठीक है, और कितने कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं? ये पहला कॉर्नर पॉइंट, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट, ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट, ये 4 कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं। इन चारों कॉर्नर पॉइंट पे, एक ये, इन चारों कॉर्नर पॉइंट पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ये इसका हमने वैल्यू निकाला, तो सबसे छोटा क्या मिला? -300। अब ये जो -300 है, ये इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्मॉलेस्ट वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये हमारा रीजन क्या होता, बाउंडेड होता, तब तो गारंटी के साथ ये -300 इसका सॉल्यूशन रीजन होता, बट इस केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये चेक कैसे करेंगे? ये चेक करने के लिए अब जो बता रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -50x + 20y। तो पहले हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा -50x + 20y, और ये क्या है? स्मॉलेस्ट है ना। अगर ये ग्रेटेस्ट होता, जैसे इसको हमें चेक करना है कि ये हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू है कि नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, तो ग्रेटर देन 100 लिखते। मेरी बात आ रही समझ में? और अगर स्मॉलेस्ट हमें करना है चेक, तो क्या करेंगे? लेस देन -300 करेंगे, ये इनइक्वालिटी यूज करेंगे। ग्रेटेस्ट अगर इसका चेक करना होता ना, इसका, तो फिर ये इनइक्वालिटी यूज करते। अब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? 5x + 2y < -30, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या मिला? -5x + 2y = -30। इसका हमें अब ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फिर वही x 0 करके y निकाल लिया, y 0 करके x निकाल लिया, तो x को 0 किया तो y क्या मिला हमें? -15। और फिर y को 0 किया हमने, y को 0 किया तो x क्या मिला हमें? 6। तो देख लो, एक तो ये 6,0 और ये 0, -15। इसको नीचे आगे बढ़ाओगे ना, तो यहाँ पे फिर ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? इस पॉइंट पर। तो ये हमारा अभी लाइन हो गया। इसको नीचे बढ़ाओगे ना, नीचे इसको, तो नीचे y एक्सिस को कहाँ कट कर देगा? ऐसे करके नीचे बढ़ाओगे ना, यहाँ पे ये नीचे ऐसे करके, तो इसको यहाँ पे ऐसे बढ़ाओगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 0, -15। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, -15। तो बट हमें इतने नीचे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये जो आए ना हमारा लाइन, इस लाइन का रीजन निकालेंगे। क्या रीजन है? अब अगर इस लाइन का रीजन, इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन होगा, अगर फेसेबल रीजन के साथ इंटरसेक्ट कर गया तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है, और नहीं किया तो फिर है। इसको समझो। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये करेगा ही करेगा, क्योंकि इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन या तो इस साइड वाला राइट हैंड साइड वाला प्लेन होगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेन होगा। अगर राइट हैंड साइड वाला प्लेन हुआ तो ये कर गया फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्ट सॉल्यूशन, और अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा तो भी कर गया, दोनों केस में कर गया। तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है।
तो कोई बोलेगा फिर है क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो कोई नहीं है स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तुम्हारी मर्जी है, जितना छोटा कर सकते हो, -300, -3000, -3 लाख, -3 करोड़, -3 अरब, -3 ट्रिलियन, जितनी मर्जी है उतना छोटा कर सकते हो। कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा कि हम बोल दें कि इसका इससे छोटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू नहीं, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा। मतलब कि हमारी मर्जी है, जितना भी छोटा कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू तभी मिल कहेंगे ना जब हम बोले कि भाई ये सबसे छोटा वैल्यू, इससे छोटा वैल्यू नहीं मिल सकता, ऐसा कोई नहीं है। जितनी मर्जी है तुम इसको छोटा कर सकते हो, मतलब छोटे पे छोटा होता जाएगा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसका कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है। मान लो अगर फिजिबल रीजन, मान लो कि अगर ये जो ग्राफ है, मान लो ऐसा भी है नहीं, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया होता, मान लो, और ये ग्राफ ऐसे पास कर रहा होता, मान लो कि ये ग्राफ ऐसे पास कर रहा होता, चलो मैं ना कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ग्राफ ऐसे पास कर रहा होता, ऐसे सपोज दैट ये ग्राफ होता, और जब इसका तुम रीज़न लेते तो ये रीज़न आ जाता, इधर का रीज़न हो जाता, तो ये रीज़न हो जाता, तो इस रीज़न को तो फिजिबल रीज़न के साथ इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब फिर ये स्मॉलेस्ट हो जाता, बट यहाँ तो कर गया ना, तो ये स्मॉलेस्ट नहीं है। सेम लॉजिक होगा मैक्सिमम के केस में, ठीक है। मैक्सिमम के केस में मैंने बोल दिया कि ग्रेटर लेंगे, मिनिमम के केस में लेस लेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, सॉरी, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जितना था मैंने कर दिया, ठीक है। यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। यही सब बताया जो मैंने इतना बोला है ना, यही सब बताया। देख रहे हो यहाँ पे ग्रेटर देन 100 लिया ना, जो मैंने बताया था, ठीक है। अब आ जाओ मिनिमाइज, एग्जाम्पल नंबर 5 में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है मिनिमाइज, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और एक ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करो, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालो। लेट अस ग्राफ द, फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग वही कहानी, हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, सेम कहानी है। तो इसमें क्या है कि अब इसमें फिजिबल ही रीज़न नहीं मिलेगा, मतलब आ रही है बात समझ में। ये केस क्या है, इसमें कोई फिजिबल रीज़न ही नहीं मिलेगा। मैं ना तुमको करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पहला इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, तो x + y = 8, x को 0 किया, y 8 निकल गया, एंड y को 0 किया तो x का वैल्यू तो 8,0। इसमें क्या है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, 3x + 5y = 15। एक बार x को 0 किया तो y का वैल्यू 3 मिल गया, एंड y को 0 किया, y को 0 किया तो x का वैल्यू 5 मिल गया, 5,0, 5,0, ठीक है। और ये क्या हो गया, x = 0 एंड y = 0। पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, x + y = 8, ये लाइन हमारा x + y = 8, देख लो ये लाइन है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, 3x + y, ये लाइन, ये लाइन, इसमें कोई तुम्हें फिजिबल रीज़न ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे इस पे ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन डालेंगे यहाँ पे किसके, इसके इनइक्वालिटी में, तो 0 इज़ ग्रेटर नहीं किया, इसका मतलब इस लाइन का ये हो गया रीज़न, और इसमें डालेंगे ये क्या है, 3x + y, 5y = 15, यहाँ ऑरिजिन है, यहाँ डालेंगे तो 0 इज़ लेस देन कर गया, तो इसका ये रीज़न है। अब तुम ये बताओ, इसका ये पूरा इधर का रीज़न है, ये आ रहा है रीज़न, इसका रीज़न ये आ रहा है। अब बताओ, फिजिबल ही रीज़न नहीं मिल रहा है। फिजिबल रीज़न तब मिलता ना जब दोनों का रीज़न कॉमन होता, फिर उसका हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते, तो इसमें कोई फिजिबल ही रीज़न नहीं है। तो यहाँ कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी मैक्सिमम वैल्यू और कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। फिजिबल रीज़न मिलेगा तब तो आगे की कहानी हम स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि फिजिबल रीज़न बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। बाउंडेड है तब तो फिर ये उसका ऑप्टिमम वैल्यू गारंटी के साथ मिल जाएगा, फिर अनबाउंडेड है तब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये सब हम लोग आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तो कहानी स्टार्ट हुई ख़त्म हो गई, क्योंकि फिजिबल रीज़न ही नहीं मिला। अब जब फिजिबल रीज़न नहीं मिला तो फिर उतना कोई 3-5 करना ही नहीं है, लिखेंगे बस नो फिजिबल रीज़न, नो मैक्सिमम, नो मिनिमम वैल्यू। देखो द फिजिबल रीज़न यही बात बोल रहा है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट अस ग्राफ द इनइक्वालिटी। पहले एक बार इसको सफाई कर देते हैं, सफाई,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट अस ग्राफ द इनइक्वालिटी 1 2 3। हमने 1 2 3 जो ग्राफ है इनइक्वालिटी, ये जो है ना 1 2 3, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया। इज देयर एनी फिजिबल रीजन, पूछ रहा है क्या फिजिबल रीजन है, वाई इज सो। You can see that there is no point satisfying all the constraints simultaneously. Thus, the problem is having no feasible reason and hence no feasible solution. कोई feasible solution नहीं होगा, means कोई optimal solution नहीं होगा. For the example which have discussed so far, we notice that some general feature of linear programming. The feasible reason is always a convex polygon. जब भी feasible reason आता है वो हमेशा convex polygon होता है, पहली बात. The maximum or minimum solution of the objective function occur एट द वर्टेक्स कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन। ये भी ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जो मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कहाँ अकर करता है, कॉर्नर पॉइंट पे। इफ टू कॉर्नर पॉइंट प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स विल ऑल्सो गिव द सेम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये एक नई बात आ गई। ये क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, देखो कहाँ जहाँ सेम आया था, यहाँ पे देखो ये 180 किस पॉइंट पे मिला था, 15,0 और कहाँ पे एक 180 मिला 0,20, 0,20। इस दो पॉइंट पे सेम मिला ना मैक्सिमम वैल्यू। तो इस लाइन सेगमेंट पे, इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, देखो मेरे इसको, ये जो लाइन सेगमेंट देख रहा है ना, इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे इस लाइन सेगमेंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इस लाइन सेगमेंट एक ये पॉइंट करके इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा। तो वो सारे पॉइंट्स जो होंगे ना, उन सारे पॉइंट्स पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। एक इस पॉइंट पे भी मिल गया, एक इस पॉइंट पे भी। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, इसलिए लाइन सेगमेंट, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर मान लो कि सी और डी पर मिनिमम मिल जाता तो फिर इन दोनों लाइन सेगमेंट पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट मिलता, उन लाइन सेगमेंट पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते, उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिल जाता। यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे हमें। बट हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम तो कॉर्नर पे मिल ही रहा है, इसी कॉर्नर पे भी मिल रहा है, इस कॉर्नर पे भी मिल रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा थ्योरी है नहीं और कुछ बताने लायक है नहीं। अब बस इसमें है क्या कि कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम है, कुछ डाइट प्रॉब्लम हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम हो गया, कुछ कंपनी वाले लेबर टाइप के प्रॉब्लम हो गए। लेबर टाइप मतलब लेबर ओवर वाले, ये 3 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, 3 टाइप। कंसेप्ट यही है जो अभी तक डिस्कस किया गया है। तो अब हमें करना क्या है, इन तीनों टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे, हमारा ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा। पहले टाइप का प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है डाइट प्रॉब्लम्स, तीसरे टाइप का प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब ऐसे इन 3 टाइप के प्रॉब्लम को देखेंगे, हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइट प्रॉब्लम से। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सुनना है ध्यान से। ठीक है, ये देखने में देखो लगेगा कि ये यार कोई बहुत बड़ा देखने में प्रॉब्लम है, काफ़ी टफ, बहुत इजी प्रॉब्लम है। एक डाइट प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 7 एलोकेशन प्रॉब्लम हो गया। फिर एग्जाम्पल नंबर 6 डाइट प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद क्या है, कुछ ये है एक्सरसाइज, ये मिसलेनियस प्रॉब्लम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जांपल नंबर 9 जो है ये डाइट प्रॉब्लम, और एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा। ये भी, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम सब मैं डिस्कस करूंगा, और एक ट्रांसपोर्टेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, बस कहानी खत्म ये चैप्टर की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहाँ गए, किससे स्टार्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखो बिल्कुल ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 6, अच्छा ये पहले मैं दे दिया, डाइट ही प्रॉब्लम दे दिया। चलो डाइट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप का प्रॉब्लम है, डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो डाइट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये देख के ना, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट सुनोगे ध्यान से तो। डाइट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनते चलो।
क्या बोल रहा है कि एक डाइटिशियन है, ठीक है। डाइटिशियन किसे बोलते हैं? जो हमारे डाइट को कंट्रोल करता है, मतलब बताता है तुम्हें कितने एक दिन में कितना खाना चाहिए, दिस डाइट जो होता है डाइटिशियन होता है। ए डाइटिशियन विशेष, कोई डाइटिशियन है वो चाह रही है कि दो टाइप के फूड को मिक्स करना। देखो ए डाइटिशियन, सॉरी, ठीक है, सॉरी, एक डाइटिशियन जो है वो क्या चाह रही है कि मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट्स 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी। बात समझ में आया? कोई डाइटिशियन है वो दो टाइप के फूड, मान लो कि फूड ए और फूड बी को वो मिक्स करना चाहती है, और मिक्स करके एक ऐसा फूड बनाना चाहती है जिसमें contain mixture that vitamin content of the vitamin contents of the mixture contain at least 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। मतलब वो जो मिक्सचर दो फूड को जब वो मिक्स करेगी ना, तो मिक्स करने के बाद जो फूड का मिक्सचर होगा उसमें कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए और 10 यूनिट विटामिन सी होना चाहिए। दो फूड है उसके पास, फूड ए और फूड बी, तो वो फूड ए और फूड बी दोनों को मिक्स करके एक नया फूड बनाना चाहती है। और उसमें कंडीशन क्या है कि वो जो मिक्सचर होगा ना फूड, उसमें कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन 8 तो कम से कम होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता विटामिन ए। और विटामिन सी जो है वो कम से कम 10 यूनिट होना चाहिए, उससे 10 से कम नहीं होगा, 10 से ज़्यादा हो तो चलेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, उसके पास फूड क्या है, फूड 1 contain 2 units per kg of vitamin E and 1 unit पर kg of विटामिन सी। जो उसके पास दो फूड है ना, तो जो पहला फूड है फूड 1, उसमें अगर उस फूड 1 का 1 kg तुम लेते हो तो उसमें 2 यूनिट विटामिन ए मिलता है और 1 यूनिट विटामिन सी मिलता है। दो टाइप के फूड को मिला रही है ना, फूड 1 एंड फूड 2। तो फूड 1 का तुम अगर 1 kg लोगे ना, तो उसमें 2 यूनिट विटामिन ए मिलेगा और 1 यूनिट विटामिन सी मिलेगा। ये फूड 1 की बात है। अब आते हैं फूड 2 पे। फूड 2 में क्या है, 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए अवेलेबल है और 2 यूनिट पर केजी विटामिन सी अवेलेबल है। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में? अब क्या बोल रहा है, इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज फूड 1। फूड 1 के 1 kg का प्राइस ₹50 है और फूड 2 के 1 kg का प्राइस ₹70 है टू फूड 2। अब क्या बोल रहा है, फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच अ मिक्सचर। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, सबसे बोला कि एक डाइटिशियन है वो क्या करना चाहती है, दो टाइप के फूड, फूड 1 एंड फूड 2 को मिला के एक तीसरा फूड, मान लो कि फूड 3 बोल दिया, फूड 3 बनाना चाहती है। बट कंडीशन क्या है कि जो फूड 1 है, जो मिक्सचर है ना, जो फूड 3 होगा, उसमें कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए हो और 10 यूनिट विटामिन सी हो। कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए हो और कम से कम 10 यूनिट विटामिन सी हो। ठीक है, ये हो गई मिक्सचर की बात, मतलब फूड 3 की बात। अब उसके पास जो दो फूड को जो वो मिक्स करके मिक्सचर बनाएगी, तो फूड 1 जो है वो फूड 1 के 1 kg में 2 यूनिट विटामिन ए मिलता है और 1 यूनिट विटामिन सी मिलता है। ठीक है, और फूड 1 का प्राइस क्या है, ₹50 पर केजी। फूड 2 जो है उसके 1 kg में 1 यूनिट विटामिन ए मिलता है और 2 यूनिट विटामिन सी मिलता है और फूड 2 का प्राइस क्या है, ₹70 पर केजी। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो दोनों फूड को जो वो मिला के मिक्सचर बनाए, उस मिक्सचर में कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए हो और 10 यूनिट विटामिन सी हो। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करो और उसके बाद जो कॉस्ट हो ना फूड, अरे वो फूड को मिलाएगी तो खरीदना पड़ेगा ना, फूड फ्री में तो नहीं आ रहा है, ₹50 ₹70 केजी मिल रहा है फूड। तो बोल रहा है कि जो कॉस्ट हो उसको हमें मिनिमाइज करना है। यहाँ तक अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनो इसका सॉल्यूशन ध्यान से। सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है कि लेट द मिक्सचर कंटेन x kg फूड 1। जो मिक्सचर बना रहा है ना, जो थर्ड फूड बना रहा है फूड 1 में, लेट द मिक्सचर कंटेन x kg ऑफ फूड 1। जो मिक्सचर बनाना उसमें फूड 1 का हमने x kg लिया,
फूड 1 का हमने क्या ले लिया, x kg, और फूड 2 का हमने y kg ले लिया। मतलब कि जो हमें फूड 3 बनाना है, जो मिक्सचर बनाना है, उसमें हमने फूड 1 तो x kg लिया, मतलब x kg फूड 1 और y kg फूड 2 से हमने मिक्सचर बनाया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि x kg लिया है तो x हमारा क्या होगा, 0 भी हो सकता है। अगर x का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब फूड 1 हमने यूज ही नहीं किया मिक्सचर में, फूड 2 से ही मिक्सचर बना दिया। ठीक है, तो x हमारा 0 भी हो सकता है, या तो x पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होगा नहीं। और y हमारा क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो पहला तो कंस्टेंट यहीं पे जनरेट हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर हमने क्या बनाया, एक टेबल बनाया। ठीक है, फूड 1 कितना लिया है भाई, x kg, फूड 2 कितना लिया है, y kg। अब फूड 1 से विटामिन कितना मिलेगा हमें, विटामिन ए, पहले से विटामिन ए की बात करते हैं, कितना मिलेगा। अगर फूड 1 से में क्या दे रखा है, देखो फूड 1 में बोल रहा है ना यहाँ पे, देखो 2 kg पर यूनिट ऑफ विटामिन ए, तो x लिया kg हमने फूड ए, ये फूड ए हमने क्या लिया, x kg, और 1 kg में क्या आ रहा है, 2 यूनिट विटामिन ए। ठीक है, और फूड 2 में क्या है, देख लो फूड 2 में क्या है, कहाँ गया भाई फूड 2, फूड 2 में 1 यूनिट विटामिन ए, ये देखो 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए है। तो फूड 2 से विटामिन ए क्या मिलेगा, फूड 2 कितना लिया हमने, y kg लिया है, और 1 kg में कितना विटामिन मिलेगा, 1 यूनिट। ठीक है, अब विटामिन सी जो है फूड 1 से कितना मिलेगा, 1 kg में 1 यूनिट, और फूड 2 से कितना मिलेगा, 1 kg में 2 यूनिट। ठीक है, फूड 1 का कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज़ पर यूनिट, और फूड 2 का कॉस्ट क्या है, 70 रुपीज़ पर यूनिट। विटामिन ए, टोटल विटामिन ए की रिक्वायरमेंट क्या है, 8 यूनिट है, और कम से कम 8 यूनिट है, और विटामिन सी की रिक्वायरमेंट क्या है, 10 यूनिट से। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब बताओ, अगर हमने x kg फूड 1 लिया है, x kg फूड 1 लिया है, और फूड 1 के 1 kg में 2 यूनिट विटामिन ए है, तो x kg में कितने यूनिट विटामिन ए होंगे, 2x यूनिट होंगे। सिर्फ हम विटामिन ए की बात कर रहे हैं अभी। अगर हमने फूड जो 1 है वो x kg लिया है, 1 kg में x यूनिट है, सॉरी 1 kg में 2 यूनिट है, तो x kg में 2x यूनिट आ जाएगा विटामिन ए। फिर फूड 2 हमने कितना लिया है, y kg लिया है, 1 kg में क्या है, 1 kg में 1 यूनिट विटामिन ए है, तो y kg में कितने यूनिट विटामिन ए हो जाएंगे, y यूनिट हो जाएंगे। और टोटल हमें क्या चाहिए, 8 यूनिट चाहिए। तो सिंपल सी बात नहीं, कम से कम 1 यूनिट चाहिए। तो विटामिन ए के लिए हमारा ऑब्वियस सी बात है, कौन सा इनइक्वालिटी बना, 2x। ये कहाँ से आया, ये विटामिन ए कहाँ से आया, फूड 1 से। y, ये विटामिन ए कहाँ से आया, फूड 2 से। ये क्या होना चाहिए, टोटल विटामिन ए आ गया। अगर हमने x kg फूड 1 लिया, y kg फूड 2 लिया, तो ये हमारा टोटल विटामिन ए आ गया। ये टोटल विटामिन ए क्या होना चाहिए, या तो 8 के इक्वल होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए। बोल रहे हैं ना एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, मतलब कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए। तो देख लो, एक बन गया हमारा इनइक्वालिटी। फिर क्या होगा, हमने फूड 1 क्या लिया, x kg, 1 kg में कितना विटामिन आ रहा है, 1 kg में आ रहा है हमारा विटामिन क्या है, 1 यूनिट विटामिन सी आ रहा है। तो x kg में कितने यूनिट आएंगे विटामिन सी, x यूनिट आएंगे। फिर फूड 2 हमने क्या लिया, y यूनिट लिया, 1 यूनिट में क्या आ रहा है, 2 यूनिट विटामिन सी आ रहा है, तो y यूनिट में कितना आएगा, 2y के ये यूनिट आएगा, तो ये 2y। ये सिर्फ विटामिन सी की बात चल रही है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। आ रही है बात समझ में। तो ये देख लो, एक तो आ गया 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, एक आ गया x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, आ रहा है ना बात समझ में। एक बार और, फूड 1 कितना लिया, x यूनिट, फूड 1 के एक केजी में, सॉरी फूड 1 हमने लिया x kg, और 1 kg में कितना विटामिन ए है, 2 यूनिट है, तो x kg में कितना विटामिन ए होगा, 2x यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फिर फूड 2 हमने कितना लिया, y kg, 1 kg में विटामिन ए क्या है, 1 यूनिट, तो y kg में कितना विटामिन होगा, y। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल विटामिन ए आ गया। अब क्या बोल रहा है कि टोटल विटामिन ए क्या होना चाहिए, कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 हो गया। तो ये 2 इनइक्वालिटी आ गई इसी टाइप से, विटामिन सी के लिए भी बना लिया। अब क्या है, अगर हमने x kg फूड लिया, फूड 1 लिया,
तो एक्स के जी फूड वन का कॉस्ट क्या होगा, 1 kg का 50 रुपीज़ है तो एक्स के जी का होगा 50x, ठीक है। अब फूड टू के 1 kg का 70 रुपीज़ है और फूड टू हमने अगर वाई के जी लिया तो उसका क्या होगा 70y। तो ये हमारा z हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यही हो गया ना कॉस्ट फंक्शन। इसी को हमें क्या करना है, यही हो गया ना कॉस्ट फंक्शन, इसी को तो हमें मिनिमाइज करना है। तो अब देख लो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या बन गया, एक तो ये, एक तो ये, और फिर एक ऑब्वियस सी बात है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक ये हो गया इक्वेशन, ये दूसरा हो गया इक्वेशन, ये तीसरा हो गया इक्वेशन। इसी 3 इक्वेशन, ये तो 3 कंस्टेंट हो गया और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। फिर वही ओल्ड स्टोरी स्टार्ट हो गई। ये हमें बस इनइक्वालिटी बनाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखा हुआ था, फिर वहाँ पे अब हमारे स्टार्ट हो गया। इसके क्रॉसपॉन्डिंग फिर वही कहानी, क्या करेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन बना लिया। फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन बना लिया। फिर यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0 बना लिया। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे, x का वैल्यू 0 डाला, y 8 मिल गया। फिर y का वैल्यू 0 डालेंगे, x का वैल्यू 4 मिल जाएगा, 4,0। फिर हम ले x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 5 मिल जाएगा। फिर y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 10 मिल जाएगा, 10,0। ये 2 पॉइंट्स मिल गए। ये तो हमारा x एक्सिस y एक्सिस है। इस दो लाइंस को, इस लाइन और इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। कर लिया यहाँ पे ड्रॉ, यहाँ पे देख लो ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, इसको 0,8 4,0 देख लो, यहाँ पे एक 0,8 ये हो गया, ये इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 0,8 ये 4,0, ये 2 पॉइंट हो गया, लाइन ड्रॉ हो गया। दूसरा हमारा लाइन क्या है 0,5 10,0, 0,5 कहाँ गया यार, ये 10,0 तो ये दिख गया, ये हो गया हमारा 0,5, ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेट 0,5, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें फिजिबल रीजन चाहिए, तो फिजिबल रीजन के लिए फिर वही कहानी, ये जो है ना x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। इस लाइन को देखो, ये मेरा पॉइंटर को देखो, ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना, इसके एक साइड ये प्लेन हो गया, एक साइड ये प्लेन हो गया। तो ऑरिजिन वाला प्लेन उठाया, ऑरिजिन के प्लेन को कहाँ डालेंगे, इस इनइक्वालिटी में डालेंगे, यहाँ 0 0 डालेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, फॉल्स है। इसका मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन अपर पार्ट ऐसे हो गया। अब आते इस लाइन पे, इस लाइन को देखो, ये भी एक प्लेन इधर है, एक प्लेन इधर है, ऑरिजिन वाला उठाया और कहाँ डालेंगे, इधर यहाँ डालेंगे इस इनइक्वालिटी में। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ये भी हमारा फॉल्स है। तो इसका मतलब इसका रीजन क्या हो गया, इधर। अब इस दो का कॉमन रीजन तुम लो, इसका रीजन इधर है, देखो इस लाइन का रीजन ध्यान से देखना, ये हमारा कॉमन रीजन है। ये इसका तो रीजन यहाँ पे ऐसे दे रहा है, ये देखो ध्यान से, ये तो अगर बढ़ाया जाए तो ये तो ऐसे दे रहा है, ये तो ऐसे दे रहा है, ठीक है। और ये वाला लाइन का ये जो लाइन है, ये लाइन, इसका सॉल्यूशन रीजन इधर है, तो ये इसको मैं ब्लू से करता हूँ, तो ये ऐसे दे रहा है ना, हाँ ठीक है, ये ऐसे दे रहा है। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, अभी के केस में, अभी के केस में कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ रहा है ये बट हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, ये तो आगे बढ़ता जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या हो गया, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। देख लो जो मैं रेड से कर रहा हूँ ना, ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं ना, तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया, देख लो अब ये फिजिबल रीजन हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएंगे। अब देख के बताओ ये फिजिबल रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड है तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिले, 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिले, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट्स मिला, एक ये कॉर्नर पॉइंट मिला, एक ये कॉर्नर पॉइंट मिला। तीनों इस कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 0,8, यहाँ लिख लिया। चलो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है। एक तो 0,8 यहाँ लिख लिया, फिर ये तीसरा क्या 2,4 यहाँ लिख लिया, ये क्या हमारा 10,0 यहाँ लिख लिया। तीनों के क्रॉसपॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाला, तो सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू क्या मिला 380।
अब ये जो 380 है ये इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्स मिनिमम वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस बात को समझना है। कैसे चेक करेंगे उसके लिए बताया जा रहा है। चेक कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है ना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 50x प्लस 70y। अब हमें मिनिमम चेक करना है तो लेस देन, मैक्सिमम करना होता है तो ग्रेटर देन। लेस देन 380 ये लिख दिया, इससे 0 0 हटा दिया तो क्या हो गया? 5x प्लस 7y इज लेस देन 38। ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखा तो क्या हो गया? 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 38। ये हमें क्या मिल गया? एक इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को हमने ड्रॉ किया तो देख लो, ये जो तुम्हें डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, ये डॉटेड लाइन, ये इक्वेशन हो गया। देखो ये हमारा ये हो गया। अब सुनो, अब इस जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना तुम्हें, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 38, इसका रीजन देखना, सॉल्यूशन रीजन देखना है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन देखने के लिए क्या है? एक प्लेन इधर होगा, या तो ये प्लेन होगा या तो ये प्लेन होगा, कोई एक सॉल्यूशन रीजन होगा। कैसे चेक करेंगे? ऑरिजिन उठाया, ऑरिजिन कहाँ जाके डालेंगे? यहाँ जाके डालेंगे। देखते हैं इस इनइक्वालिटी के क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन आया ना, तो यहाँ डाला हमने 0 इज लेस देन 38, कर गया सेटिस्फाई। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन क्या हो गया? ये हो गया सॉल्यू। देखो ध्यान से, जो रेड से कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन रीजन है। अब ये जो सॉल्यूशन रीजन है, क्या फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्ट किया? हाँ या ना में बोलो। नहीं किया। ये है ना फिजिबल रीजन, ये है ना फिजिबल रीजन, नहीं किया। इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू फिर हो गया। कर जाता ना तो फिर नहीं होता। सपोज दैट इसका फिजिबल रीजन इस साइड होता, तब तो कर जाता है ना, इसके साथ देखो इंटरसेक्ट कर जाता, तब ये मिनिमम वैल्यू नहीं होता। अभी के केस में ये है ना फिजिबल रीजन, ये है ना फिजिबल रीजन। नहीं किया तो फिर इसका मतलब दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू, यही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यही बोल रहा है द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इज ₹380। मतलब क्या, वो उसको मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा? 380 रुपये लगेगा, तो वो मिक्सचर बना लेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा प्रॉब्लम? डाइट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलोकेशन प्रॉब्लम। ठीक है फिर, ओके।